स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशंस। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया। पहली दो क्लासेस में हमने जो चैप्टर हमारा सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन, लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन, इस तरह के एग्जांपल्स हमने सारे पढ़े। लास्ट जो हमारी क्लास थी चैप्टर सॉल्यूशंस वाली, उसमें हमने सभी जो फॉर्मूलाज हैं हमारे मोलैरिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इन सबको तैयार कर लिया था। तो आई होप यहाँ तक का चैप्टर तो आपको क्लियर होगा। जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया बीच में, लेकिन चलिए अब आज से कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। और आज की जो क्लास होगी इसमें सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर अब हम आगे चल रहे हैं, जिसमें अब आगे ये चैप्टर में हम अलग अलग लॉज पढ़ेंगे। लॉज से पहले जो भी टर्मिनोलॉजी है, मतलब इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, आज हम क्लास में उनको जानेंगे और अगली क्लास में सभी लॉज एक वन बाय वन करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ये तो बात हुई अभी तक की जो हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं चैप्टर सॉल्यूशंस के अंदर और वन बाय वन करके आगे वाले नियमों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात आज हम पढ़ें सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले विलेयता, जिसे हम कह सकते हैं। क्या है सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी यानी कि किसी भी चीज का घुलना, है ना। सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलने की सामर्थ्य। कोई भी सॉल्यूट यानी कि ठोस पदार्थ किसी लिक्विड के अंदर जब डाला जाए और मिलाने पर वो घुल जाए तो वो उस लिक्विड की तो क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई। अब इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में कैसे लिखें, तो इसको ऐसे लिखें हम कि इट इज द सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम नंबर it is the maximum amount of a substance, नंबर नहीं, इसको लिखिए आप अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, क्योंकि मात्रा पता नहीं है, ऑफ अ सब्सटेंस। क्या हुआ इसका मतलब कि अधिकतम मात्रा किसी पदार्थ की, that can be dissolved, जिसे कि घोला जा सकता है इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, तो अब इसको दोबारा पढ़ के देख लें अपन कि एक अधिकतम मात्रा किसी भी सॉल्यूट की या किसी भी पदार्थ की जिसको कि घोला जा सकता है सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड की एक निश्चित अमाउंट के अंदर एक निश्चित टेम्परेचर पर। यानी कि अगर हम ये कहें कि सॉल्युबिलिटी तो कितनी भी हो सकती है, किसी की भी तो ऐसा नहीं है। कोई पदार्थ किसी पदार्थ में कम घुलता है, कोई पदार्थ ज्यादा घुलता है। अब ऐसा थोड़ी है कि हमने 1 गिलास पानी ले लिया और हम कहें कि इसमें हम 1 किलो नमक को डिसॉल्व कर सकते हैं या 1 kg शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो साइंटिफिक टर्म्स में हम इसको जो स्पेसिफिकली इसकी डेफिनेशन जो है वो यही होगी कि मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सॉल्यूट का, किसी भी पदार्थ का, जिसको कि सॉल्वेंट की एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित टेम्परेचर पर घोला जा सके, जिसे क्या कहा जाएगा, विलेयता। यानी कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जिसको कि एक दिए गए तापमान पर एक दिए गए विलायक के अंदर निश्चित मात्रा तक घोला जा सकता है, इसको क्या कहा जाएगा, विलेयता कहा जाएगा। ठीक है। अब ये डिपेंड किस किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इस पे डिपेंड करेगा। जिसको घोला जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, जिसे घोला जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। साथ ही साथ टेम्परेचर और प्रेशर, इस पर भी कुछ मात्रा पर ये डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर तो डिपेंड करेगा, प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। इसके बाद ये तो हो गई पहली टर्म हमारी कि हमने सॉल्युबिलिटी को जाना। अब हम ये जानते हैं कि कोई पदार्थ किसी और पदार्थ में घुलता है तो क्या ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं कि कोई पदार्थ किसी पदार्थ में तो घुल जाता है और दूसरे में नहीं घुलता। जैसे कि मैं ऐसे कहूं कि पानी के अंदर हम चीनी को घोल सकते हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं कहूं कि पानी के अंदर तेल को घोला जा सकता है तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है।
तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम अपने अगले टॉपिक पर चलें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। तो यहां सीधे सीधे एक नियम जो है वो अप्लाई होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब देखो भाई, जैसे कि अब आप लोग हैं या हम सभी मनुष्य जो हैं अपने क्लास में फ्रेंड्स बनाते हैं, तो हमारा फ्रेंड जो पक्का फ्रेंड होगा, हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होगा, वो कौन होगा? जिसको कि हम सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं ना। जहां तक होता है कि हमारे जो बेस्ट फ्रेंड होंगे वो कैसे होंगे? जिनका नेचर हमारे जैसा होगा। ऐसा ही होता है ना कि जो हमारे जैसे विचारधारा के लोग होते हैं उनको हम ज्यादा पसंद करते हैं, जो हमारे अपोजिशन में होते हैं या हमसे अलग विचारधारा रखते हैं उनको हम थोड़ा कम पसंद करते हैं। ऐसा होता है, सभी केसेस में नहीं होता लेकिन मोस्टली ऐसा होता है ना। तो चलिए यहाँ पर भी यही नियम अप्लाई होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि एक जैसे पदार्थ अपने जैसे पदार्थ को घोलते हैं। अब ये एक जैसे पदार्थ का क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड्स की, यहाँ पर दो तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पोलर सॉल्वेंट्स, इसलिए मैं कह रही हूँ लाइक डिसॉल्व्स लाइक, और एक होते हैं हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अरे वो समझ, देखो पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर, है ना। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मान लेते हैं हम तो कि इनके स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। अब इनके अंदर कौन सा पदार्थ घुलेगा? जिसको कि जब डिसॉल्व किया जाएगा इस सॉल्वेंट के अंदर तो वो भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में विभक्त हो जाएगा। तो एक जैसे जो आयंस होंगे वो एक तरफ चले जाएंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसके एग्जांपल की जैसे हम बात करें तो वाटर हो गया, हमारा पानी है, वाटर H2O होता है ना। तो और एग्जांपल देखें अगर तो इसका एग्जांपल है एसीटोन, मेथेनॉल। जैसे पानी है तो H+ और OH- आयंस में डिसोल्यूट हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होने के कारण ये सॉल्वेंट्स क्या कहलाते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। तो पोलर जो कंपाउंड्स होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं इनके अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इवन हम ये कह सकते हैं कि कुछ निश्चित मात्रा में इनके अंदर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के कारण ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण ये अपने अंदर पोलर सॉल्वेंट को डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एल्केन्स हो गए हमारे, हो गया बेंजीन, ज़ाइलॉल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल इसको लिखिए आप, जाइलीन, जाइलीन, पिरिडीन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के। तो अब हम ये बात करें कि जो पोलर सॉल्वेंट्स होंगे वो अपने अंदर पोलर सॉल्यूट्स को ही डिसॉल्व करेंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे वो अपने अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट्स को ही डिसॉल्व करेंगे। हिंदी में अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि ध्रुवीय विलायक जो होते हैं इनको कहते हैं ध्रुवीय विलायक। ये हो गए ध्रुवीय विलायक और ये हो गए अध्रुवीय। ठीक है, तो ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय पदार्थों को अपने अंदर घोलेंगे और ये अध्रुवीय पदार्थों को अपने अंदर घोलेंगे। ठीक, अब कोई भी पदार्थ सॉल्यूट जो है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर घुलता है तो वो घुलता कब है? जबकि उनकी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एक जैसी होगी। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या है कि जब वो लिक्विड स्टेट के अंदर आएगा अपने आयनों में विभक्त होगा, यानी अपने आयंस के अंदर जब बटेगा तो उनकी स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी जब पाई जाएगी तो ही वो पदार्थ किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। ये हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब अगले टॉपिक पर हम आते हैं जो कि है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या है उसको जानते हैं।
व्हाट इज डिसोल्यूशन? तो अगर सिंपल टर्म्स में डिसोल्यूशन को मैं डिफाइन करूं तो देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। क्या किया हमने कि किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया, तो क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट है इसके अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस इन द सॉल्वेंट। क्या ये बात ठीक है? मान लीजिए मेरे पास एक गिलास पानी है, ठीक है। अब मैंने उस एक गिलास पानी के अंदर 4 चम्मच चीनी को घोल दिया है। 4 चम्मच चीनी जब मैंने इस पानी में घोल दी तो क्या होगा, पहले केवल इस सॉल्वेंट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन जब डिसॉल्व हो गए, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई, 4 चम्मच इस सॉल्वेंट में घुल गई, तो क्या होगा कि इस सॉल्वेंट के अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और यही जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है डिसोल्यूशन। ठीक है, पहली चीज तो हो गई डिसोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 2 टर्म्स हम पढ़ेंगे, एक है डिसोल्यूशन, एक है क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन में ये पार्टिकल्स जो हैं ये लिक्विड स्टेट के अंदर ही हैं, हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगली जो टर्म अब हम पढ़ें वो है क्रिस्टलाइजेशन। ये टर्म्स हम सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी टर्म आपसे 1 नंबर के लिए डिफाइन करने के लिए पूछी जा सकती है। क्लियर? अगली जो टर्म आती है वो है व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम पढ़ लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन, तो हमें याद हो जाता है, 9th में पढ़ा था, हाँ आता है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। लेकिन प्रॉपर इसको डिफाइन करना भी तो जरूरी है कि इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन को प्रॉपरली कैसे हम लिख सकते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइजेशन जानते हैं कि किसी लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना। तो व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट लिखे इसको, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट मतलब कि जिसको घोला जा रहा है उसके पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन कोलाइड विद, कोलाइड का मतलब जानते हैं, कोलाइड का मतलब होता है टक्कर, है ना। तो when the solute particles in the solution collide with solid solute particles, solid solute particles, कॉमा लगा दें, it gets separated out of the solution, separated out of the solution। ये बात हो गई क्रिस्टलाइजेशन की। तो कई बार क्रिस्टल फॉर्म में हमें जब रिजल्टेंट मिलते हैं ना केमिस्ट्री में, तो वो प्रोसेस कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। जैसे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल बनाए जाते हैं अलग अलग प्रोसेस से। यहाँ हमने क्या पढ़ा, देखिए कि जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट, कोलाइड मतलब टक्कर होती है उनकी किनके साथ, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ। भाई कुछ तो प्रेजेंट थे और कुछ जो नए आए उनके बीच में टक्कर होती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स ठोस अवस्था में सॉल्यूशन के अंदर से सेपरेट हो जाते हैं, जिनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। कुछ सुई की नोक जैसे आकार के होते हैं, कुछ अलग अलग आकार के होते हैं। ये बात हुई किसकी, क्रिस्टलाइजेशन की। ठीक, आगे चले क्रिस्टलाइजेशन में, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये गलत है कि देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस प्रोसेस के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बन रहा है, लेकिन सॉल्यूशन से वापस हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी तो मिल रहे हैं। अगर हमने सॉल्यूट ठोस घोला और ठोस ही वापस हमें मिल रहा है, तो यही प्रोसेस वापस लौट कर आ रही है। यानी कि यहां हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग इन द सॉल्यूशन। ठीक बात है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग इन द सॉल्यूशन इज इक्वल, आप लिख लेंगे, मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, इज इक्वल टू
the number of particles separating out from the solute solution, या number of solute particles ऐसे लिख दो, number of solute particles, वो ज्यादा इजी रहेगा. तो number of solute particles separating out from the solution, सही बात है, from the solution. तो जितने हमने घोले उतने ही वापस हमें सॉलिड स्टेट में वापस मिल गए. तो ये जो प्रोसेस हो गई ये क्या कहलाएगी, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाएगी. ठीक है. और क्या होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर पे ये कुछ निश्चित मात्रा तक डिपेंड करेगी, और टेम्परेचर और प्रेशर अगर बराबर रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो यही प्रोसेस चलती रहेगी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा. जितने सॉल्यूट घुलेंगे उतने ही सॉल्यूट वापस क्रिस्टल के फॉर्म में हमें वापस मिल जाएंगे. यानी टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम रहेगा तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस भी सेम रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन के प्रकार. आशा कर रही हूँ यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और आई होप कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा ना, तो फिर अब आपको बार बार इस चैप्टर को याद करने की जरूरत नहीं. एक बार आप अगर ध्यान से सुन लें चैप्टर यहाँ तक, तो अच्छे से तैयार हो जाएगा. अब हम पढ़ते हैं अगला हमारा टॉपिक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये क्या होगा, संतृप्त विलयन. और फिर हम कहें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. असंतृप्त विलयन. ठीक है. सबसे पहले खुद के ऊपर इसका एग्जांपल लेके चलें कि संतृप्त और असंतृप्त अवस्था को समझें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को. ठीक. मान लीजिए कि हम सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है, भूख लग रही है. ठीक है. वो स्थिति क्या है, अनसैचुरेटेड. यानी कि उस स्थिति में जो हमें ऑफर किया जाए वो ही हम खा सकते हैं कि यार भूख लग रही है, मिल रहा है जिसको भी खा ले. ये हो गया अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड, अच्छे से हम अपना फेवरेट खाना खाकर चुके हैं और उसके बाद जमकर हमने खा लिया, और उसके बाद कोई कुछ ऑफर कर भी रहा है तो कि भाई अब हम बिल्कुल संतृप्त हो चुके हैं. संतृप्त मतलब कि बिल्कुल गले तक भर गया, अब जगह ही नहीं है पेट में बिल्कुल भी कुछ खाने की. ये कंडीशन हो गई हमारी सैचुरेटेड कंडीशन. ठीक है. यही सॉल्यूशन के लिए है कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर अब और सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता, वो तो हो गया सैचुरेटेड. कि कितनी भी कोशिश कर लें अब इसके अंदर कुछ भी घोला नहीं जा सकता, ये हो गया सैचुरेटेड. और अनसैचुरेटेड, इसके अंदर आराम सी जगह है, अभी कितना भी सॉल्यूट घोला अभी जा सकता है, पॉसिबल है कि इसके अंदर हम सॉल्यूट को घोल सकते हैं. तो इनको डिफाइन कर ले. अब अपन डेफिनेशन लिखते हैं. सच सॉल्यूशंस in which no more solute can be dissolved. क्लियर. यानी वो सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट को नहीं घोला जा सकता है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. केमिस्ट्री में लिख रहे हैं ना अपन, तो पूरा टेक्निकल टर्म्स को उसमें लेना पड़ेगा. एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर चेंज कर दें तो क्या पता और ज्यादा घुल जाए, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है. क्लियर. और अब क्या होगा, यहाँ पर वहां नो मोर था तो यहाँ नो को हटा देना है, बाकी सब सेम रहेगा. तो सच सॉल्यूशन इन विच अब नो मोर को हटा दें और मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड at the same temperature and pressure. क्लियर है. हिंदी में इसको कैसे लिखे हैं, वे विलयन. चलो हिंदी में भी लिख लेते हैं कि वे विलयन जिनमें दिए गए
तापमान व दाब पर और अधिक सॉल्यूट विलय को घोला जाना, विलय पदार्थ को घोला जाना संभव नहीं है, घोला जाना संभव नहीं है, उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। अब चलते हैं असंतृप्त विलयन की तरफ। तो वह विलयन, या वे लिख दें, एक से ज्यादा हो सकते हैं, वे विलयन जिनमें दिए गए ताप व दाब पर, दाब व ताप पर और अधिक विलय को घोला जाना संभव है, वे असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। अब अगर ये अच्छे से आपने सुन लिया, 2-3 बार मैंने बोल दिया, तो अब इसको डिफाइन करने के लिए आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम ये जाने कि ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है, ये जो हमने लिखा ना यहाँ, क्या ये सच में, यहाँ तो लिखा है ना सेम टेम्परेचर। अब मैं कहूँ कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं, प्रेशर को चेंज कर दूं, तो क्या ये इनकी सैचुरेटेडनेस और अनसैचुरेटेडनेस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? कि टेम्परेचर और प्रेशर को अगर मैं चेंज कर देती हूँ तो क्या सॉल्युबिलिटी इफेक्टेड होती है या नहीं होती है? अब अगले टॉपिक में हम ये जानते हैं। ये क्लियर हो गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलयता पर टेम्परेचर, तापमान का, और प्रेशर यानी कि दाब का कोई प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑन सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है, हम कई बार लिख चुके हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। यही होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दें और क्या बन जाए? सॉल्यूशन बन जाए। इसको क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी होगी। अब किसी डायनेमिक रिएक्शन में, डायनेमिक यानी कि गतिशील रिएक्शन में, गतिशील मतलब जहां अभिक्रिया हो रही है, ठीक, तो गतिशील अभिक्रिया में या डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर ये जो सॉल्युबिलिटी है ये ली शेटली प्रिंसिपल को फॉलो करती है। अब क्या होता है ये प्रिंसिपल, इसको हम जानते हैं। क्या है अब ये प्रिंसिपल? इसको हिंदी में हम लिखते हैं ला शेटली का नियम। अलग अलग जगह आपको अलग अलग लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए अब इस नियम को जानें कि किसी डायनेमिक रिएक्शन के अंदर, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है, लेकिन मान लो कि कोई चेंज हो जाता है। सरल शब्दों में ही नियम अगर मैं आपको सिखाऊं कि इन दोनों के मिलने से ये बन रहा था, लेकिन टेम्परेचर या प्रेशर में कोई चेंज किया तो क्या होगा कि इनकी सॉल्युबिलिटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा। जितने ये उसमें घुल रहे थे उससे कम या उससे ज्यादा अगर घुलने लग जाते हैं, है ना, यहाँ पर, तो क्या होता है, रिएक्शन खुद को इस तरह एडजस्ट कर लेती है कि ये दोबारा इसमें कन्वर्ट होने लग जाते हैं। यानी कि डायनेमिक रिएक्शन जो है खुद को उस तरफ ले जाती है जहां पर कि परिवर्तन का विरोध हो, यानी यहाँ परिवर्तन होने से यहाँ इफेक्ट पड़ेगा, तो ये जो है इस तरीके से चेंज होंगे कि ये परिवर्तन जो है वो ना के बराबर होना चाहिए। अब इसको लिख के देखो एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम is disturbed by changing the condition, if a
डायनेमिक इक्विलिब्रियम is disturbed by changing the conditions. Changing the conditions यानी कि परिस्थितियों को बदल दिया। किसकी परिस्थितियों को? अभिक्रिया की परिस्थितियों को बदल दिया। तो क्या होगा? The position of equilibrium, then the position of equilibrium will, तो जो संतुलन की अवस्था है वो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? will shift to counteract मतलब विरोध करने के लिए। किस तरफ से शिफ्ट हो जाएगी? the changes, counteract the changes, काउंटरैक्ट मतलब चेंज हो जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? उस तरफ जहां पर की चेंज हो रहे हैं। टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। अब इसको समझें अपन। देखिए कि अगर किसी गतिशील प्रावस्था के अंदर, किसी गतिशील प्रावस्था के अंदर यानी कि कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं, यहाँ कोई चेंज होता है टेम्परेचर में या प्रेशर में, यहाँ टेम्परेचर को कम ज्यादा किया जाता है, सॉल्यूशन जो है उसका बनना कम हो जाता है या सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। डिस्टर्ब हो जाती है चेंजिंग द कंडीशन। तो क्या होता है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये किस तरफ जाएगी? ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी कि इक्विलिब्रियम दोबारा बन जाए। यानी कि ये मान लो कि इसके 50 और 50 मॉलिक्यूल्स मिलके इसके 100 मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। चेंज आता है, ये 50-50 की जगह 40-40 ही बनने लगते हैं, तो ये इस तरीके से खुद को डिसॉल्व कर लेगा कि इनकी मात्रा दोबारा 50-50 ही हो जाए। और इसको कहा जाएगा ली शेटलिए प्रिंसिपल। क्लियर? अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के अंदर ये रिएक्शंस कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक मतलब इन रिएक्शंस के होने पर जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा या इंक्रीज होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसके लिए। और सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी? सॉल्युबिलिटी विल increases with rise in temperature, ऐसी रिएक्शंस के अंदर अब क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, कंज्यूम हो रही है, काम में आ रही है, तो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो कैसी होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए तो बढ़ जाएगी, लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर होगी तो उसके लिए क्या होगा? सॉल्यूशन की जो एनर्जी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, विल डिक्रीज। ठीक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बढ़ जाएगी। अगली बात करें हम किसकी? प्रेशर की। तो प्रेशर जो है उसका एज सच सॉल्युबिलिटी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेशर कम ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं ना, अगर सॉलिड को सॉलिड है, इसको जब हम सॉल्वेंट में घोलते हैं तो सॉल्यूट जो अगर सॉलिड स्टेट में है तो ये कंप्रेसिबल नहीं होता है। कंप्रेसिबल नहीं होने के कारण सॉल्युबिलिटी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रेशर हैज नॉट अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखिए यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हमने चैप्टर की जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी आज की क्लास में कंप्लीट कर ली। अब गैप नहीं आएगा क्लास में, रेगुलर रहेंगी क्लासेस। यहाँ तक आप चैप्टर को आज पढ़ लेंगे और अगली जो क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबल कल ही होगी, तो उसमें हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हेनरीज लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक तब तक आप पढ़ के रखेंगे, जितनी भी टर्म्स आज हमने पढ़ी उनको डिफाइन करना सीख लेंगे अच्छे से, ताकि अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो अब फिर केवल इन टर्म्स के नाम ही हम पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी में लगे रहिए। क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पढ़ाइए और आप भी उनके साथ अच्छे से पढ़िए। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक चैप्टर पूरा करके रखने की तैयारी आपकी, आगे की चैप्टर की जिम्मेदारी मेरी। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।